मान भी लें कि मंगल पर जीवन संभव है या जीवन है, तो ये सब जानने के बाद भी मंगल पर जाने की रेस क्यों लगी हुई है? इसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजन होना चाहिए। वेल, बिल्कुल है। क्या आपको ये बात पता है कि हमारा शरीर गुड और बैड फैट बनाता है? बिल्कुल पता होगी। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारा शरीर 19 डिग्री के तापमान पर यानी 19 डिग्री सेल्सियस पर गुड फैट भरपूर मात्रा में बनाता है, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद करता है। अगर ये भी पता है तो क्या आपको ये बात पता है कि मंगल ग्रह पर गर्मियों में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 19 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी हमारा शरीर मंगल ग्रह के तापमान के अनुकूल पहले से ही काम करता है। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? वेल, वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं लगता। पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो रिसर्च से पता लगा है उसने हमारी एस्ट्रोबायोलॉजी की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। अगर कोई इंसान स्पेस में बहुत ज्यादा लंबा समय बिताता है यानी माइक्रोग्रेविटी में, तो उस मनुष्य की बायोरिदमिक क्लॉक अपने आप रीसेट हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घड़ी धरती के दिन और रात की साइकिल से मैच नहीं करती, बल्कि हाँ जी, आप समझ गए होंगे, ये घड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है। बस 1-2 मिनट का हेर फेर हो सकता है मार्स के दिन और रात की साइकिल से। और क्यों? क्या हमारे डीएनए में मार्स की जानकारियाँ छुपी हैं? आखिर क्यों हमारा शरीर मार्स के एनवायरनमेंट के लिए बार बार अपने आप रीसेट होता है? चलो पता करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं 2-4 चीजें क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लग गया और उसका कारण था ये कि मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसमें से इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर किसी भी चीज पर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ एग्री नहीं करती थी। यानी मार्स के बारे में जितनी भी जानकारी आज हमारे पास मौजूद है उसमें से कुछ चीजें बिल्कुल वेरीफाइड है, लेकिन ज्यादातर चीजों पर अभी भी डिबेट चल रहा है, बहस चल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उसकी 100% सत्यता को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, और यही वो कारण था जिसकी वजह से मुझे इतना समय लग गया। वैसे इस वीडियो में जो भी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि किसी भी जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले आप भी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत खोजबीन कर लेना। जब 7 अगस्त 1996 को बिल क्लिंटन ने मीडिया के सामने ये बात पब्लिकली एडमिट कर ली कि नासा के हाथ मार्स पर जीवन के सबूत लग चुके हैं, तो इस जानकारी ने पूरी स्पेस कम्युनिटी में भूचाल ला दिया। और इसके साथ ही खड़ा हुआ सवाल कि आखिर नासा ने ये जानकारी किस आधार पर लोगों के सामने रखी थी? वो कौन से सबूत थे जो नासा के हाथ लगे थे? क्या नासा ने इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी दी है? बिल्कुल दी है, शायद आप उसे जानते भी होंगे। एलन हिल्स 18001 मार्शियन मीटेरॉइड, एक खास तरह का पत्थर एंटार्क्टिका की बर्फ में मिलता है। 1984 में मिलता है। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को उठाकर इस पर रिसर्च शुरू कर दी और पता लगा कि ये पत्थर धरती का नहीं है। और उसके बाद खड़ा हुआ सवाल, तो ये पत्थर कहाँ का है? और जब उन्होंने इस पत्थर की प्रॉपर्टीज को अलग अलग ग्रहों की प्रॉपर्टीज के साथ मिलाकर देखा तो पता लगा कि ये पत्थर तो मंगल ग्रह से आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पत्थर के अंदर फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया मिले थे, यानी मंगल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लो भैया, हो गया सत्यानाश। यानी कि जिन बैक्टीरिया और वायरसेस को, स्पेस के बैक्टीरिया और वायरसेस को धरती पर आकर तबाही मचाने से रोकने के लिए नासा इतनी जद्दोजहद कर रहा था, वो तो यहाँ पहले से ही आ चुके थे। और मुझे पता है अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा वो होगा ये कि अगर वो यहाँ पर पहले से ही आ चुके थे तो पृथ्वी पर अब तक एलियन बीमारी क्यों नहीं फैली? मतलब जैसे ज़ॉम्बीज या कोई और नए तरह की बीमारी। भाई साहब, मतलब क्या चाहते हो? हंसती खेलती हुई धरती अच्छी नहीं लगती? देखो, बात बड़ी सीधी सी है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया फॉसिलाइज्ड हो चुके थे, मतलब जीवित नहीं थे। और दूसरी चीज, हाँ ये थोड़ी हैरानी वाली है, कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि ये पत्थर 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। हमारी धरती से पहले मार्स का निर्माण हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो वेरीफाई कर लो इस इन्फॉर्मेशन को। मार्स का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मार्स पर धड़ाधड़ एस्टेरॉयड के हमले हो रहे थे तो वहाँ से एक टुकड़ा टूटकर हमारी धरती पर आ गिरा। लेकिन ये टुकड़ा किस समय आकर गिरा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये टुकड़ा 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इसमें जीवन के सबूत है। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या धरती पर जीवन की शुरुआत मार्स से ही तो नहीं हुई थी? क्या इसी कारण की वजह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप मार्स के एनवायरनमेंट के साथ सेट हो जाती है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है पेनिस्पर्मिया। ये एक हाइपोथेसिस है। अब वैज्ञानिकों के हिसाब से इस हाइपोथेसिस में हमारी धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी उसके पीछे आउटर स्पेस से एस्टेरॉयड और कॉमेट में बैठकर आए हुए बैक्टीरिया ही हैं। मतलब कुल मिलाकर ये बैक्टीरिया स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को सरवाइव करते हुए धरती पर पहुंच गए और धरती पर इन्हें फलने फूलने लायक एनवायरनमेंट मिल गया और इस तरीके से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई।
क्या ये बात साबित की जा सकती है? नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये हो सकता है। लेकिन चलो एक पल के लिए वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जरा एक ख्याली पुलाव पकाते हैं। जरा ये सोचिए, मान लेते हैं कि जिस समय धरती पर ये एलियन बैक्टीरिया गए उस समय पर मंगल पर जीवन था। मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, लेकिन मंगलवासी धरती के एनवायरमेंट में आकर रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने धरती को कॉलोनाइज करने के इरादे से ये एलियन बैक्टीरिया धरती पर भेज दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो मैं बातें कह रहा हूँ इनमें जरा मरा भी सच्चाई है तो ये चीजें सीधी तरह से इशारा कर रही हैं कि मंगल पर जीवन के सबूत मिलने चाहिए। यानी अगर मंगल पर हमारी तरह के इंसान रहते थे तो जाहिर सी बात है वहाँ घर होने चाहिए या उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कोई तो सबूत होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि मंगल पर कभी जीवन रहा है। वेल, रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था और कमाल की बात ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर हमें मिल चुके हैं। आओ बताता हूँ क्या है माजरा। मार्च 2020 साइडोनिया इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पेपर छाप दिया और उन लोगों के सामने रख दिया जो लोग मंगल पर दंगल की तैयारी में जुटे थे। 3 साल पुरानी ही घटना है कि भैया हमने सुना है कि तुम मंगल पर दंगल करने की तैयारी कर रहे हो, तो जरा हमारी भी सुन लो। मंगल पर संभल के रहना। कभी कोई आपसे आकर पूछ ले कि भाई साहब आप कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, और आप कहो जी धरती से आए हैं जी, गलती हो गई, जा कहीं और रहे थे, रास्ता भटक गए। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो वीडियो को सीरियस बनाने की, पर कॉमेडी निकल ही जाती है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ भी कहकर निकल जाओ और उस पर कोई सवाल न करे। बिल्कुल किया। वैज्ञानिकों ने पूछा, ये खाली पीली हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मंगल पे कौन सा जीवन है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? भैया साइडोनिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया पर्चा, ये देखो। क्योंकि मंगल पर 5 साइडेड पिरामिड मिले हैं और ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं जो कहीं से भी नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब पहले सैटेलाइट ने मंगल ग्रह की 22 तस्वीरें खींचकर धरती पर भेज दी और उसके बाद लगातार ऐसी ही तस्वीरें हमें मिलती रही, जिन्हें स्टडी करने पे हमें ये पता लगा है कि मंगल पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो प्रकृति में नहीं मिलते। इसके बाद मंगल दंगल वाले वैज्ञानिकों ने कहा, ओके बिल्कुल ठीक, आपकी बातों पर गौर किया जाएगा। अब देखो, आपके देखने के लिए मैंने नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से जो वाइकिंग 1 सैटेलाइट के द्वारा फोटोग्राफ्स ली गई थी, मंगल ग्रह की ली गई थी, उनको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दिया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अब जब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये शक पैदा हो गया कि मंगल पर जीवन था, तो जाहिर सी बात थी कि ये सवाल आना भी लाजमी था कि आखिर ये जीवन खत्म कैसे हुआ। हाँ, तो इसके पीछे भी वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी हैं। सुनो अब ध्यान से। देखो, किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिकों के शोध में ये पता लगा कि मार्स पर इस समय जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के 1% से भी कम है और बिना एटमॉस्फेयर के सूरज से आने वाला रेडिएशन पानी को उबाल देगा, स्टीम में बदल देगा, जिसे एटमॉस्फेयर नहीं रोक पाएगा। चलो ये तो बात होगी कारण की, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ कैसे बन गई कि मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर के 1% से भी नीचे चला गया? इसके पीछे भी थ्योरीज है। दरअसल हुआ ये, अपने जवानी के दिनों में सूरज बिल्कुल भड़का पड़ा था, बोले तो दबादब रेडिएशन छोड़ रहा था, और उसी समय एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे आप सोलर फ्लेयर भी कह सकते हो, ये सीधा जाकर मार्स की सतह से टकरा गई। इसे आप ऐसे समझो, जब हमारे यहाँ जमीन पर किसी चीज पर बिजली गिरती है, जैसे किसी पेड़ पर गिर गई या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर गिर गई, तो उसमें आग लग जाती है, काफी तोड़ फोड़ होती है। ठीक इसी तरह से अब इस बिजली को अरबों गुना स्केल अप कर दो, बड़ा कर दो, तो ये बिजली जाकर मार्स की सतह से टकरा गई और इस टक्कर ने मार्स के एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया। पर ये थ्योरी है, प्रूव नहीं हुई है। और इसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर उड़ गया तो सूरज के रेडिएशन ने पानी को उड़ा दिया और मार्स बंजर हो गया। दूसरी थ्योरी, लगातार स्पेस से आने वाले पत्थरों ने मार्स की सतह पर इतनी तबाही मचाई कि उसका एटमॉस्फेयर उड़ गया। और बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर एटमॉस्फेयर उड़ेगा तो क्या होगा। लेकिन वैज्ञानिक ज्यादातर मंगल ग्रह की इस दुर्दशा के पीछे सूरज को दोषी मानते हैं, क्योंकि हमें मार्स की सतह पर वेलीज मैरिनेरस मिला है, जिसे स्कार ऑन मार्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार्स की सतह पर पंजा मारा हो और उसे खरोंच दिया हो। ये इम्पैक्ट सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म की वजह से ही बना था, जो लगभग 100 मील से ज्यादा लंबा है और 6 मील से ज्यादा गहरा है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये घटना इतनी बड़ी थी जिसने मंगल ग्रह से जीवन का सफाया कर दिया। अब जरा यहाँ पर दिमाग में ये भी सवाल आता है कि जब हमें ये भी पता लग गया कि कभी मंगल पर जीवन था, अब नहीं है, तो ये सब जानने के बाद आखिर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या करते? वही किया जो हर बार करते हैं, एक रॉकेट बनाया, उसमें रोवर बैठाया और उसको मंगल की